तो सबसे पहले आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि स्टेट का आंसर की जारी हो गया और स्टेट के लिए जो सालों से जो जद्दोजहद चल रही थी और जितना भी प्रयास और संघर्ष हुआ उसमें नवीन सर का एक बहुत बड़ा योगदान था और नवीन सर का योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। और हम स्टेट के अभ्यर्थी जितने भी हैं हमेशा नवीन सर के ऋणी रहेंगे। हालांकि सिर्फ स्टेट ही नहीं, नवीन सर ने हालांकि जितना भी छात्र संबंधी मुद्दे थे स्टेट से लेकर टीआरई डोमिसाइल, ये सभी मुद्दे पर इनके द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ था। लेकिन कुछ मुद्दे पर बातें नहीं बनी, कुछ मुद्दे पर स्टेट के मुद्दे पर बातें बन गई। तो आज स्टेट का शुरुआत भी इन्हें ही इसी कोचिंग संस्थान से हुआ था और नींव भी इसी कोचिंग संस्थान से रखाया था और अंततः अंत भी इसी कोचिंग संस्थान से स्टेट का होने जा रहा है। तो आइए उसी पर बात करने के लिए हम फिर से आ गए हैं सर के पास। और सर सबसे पहले तो आप कुछ स्टूडेंट्स के बारे में कुछ जो भी आपका योगदान रहा सर, उसके लिए योगदान के लिए हम सभी स्टेट के अभ्यर्थी सर हम अपने तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपका अगर तो सही गाइडेंस नहीं मिलता तो चीज़ें बहुत मुश्किल थी, इतना आसान था नहीं। हालांकि बहुत उतार चढ़ाव आए, आप खुद सामने थे, आप इसके खुद साक्षी हैं। तो सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुहिम में अंत तक साथ दिए और अभी भी कुछ गलतियां जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की है उसमें भी साथ दे रहे हैं। तो अब सर जैसे स्टेट छात्रों का वाजिब मांग था और जब वाजिब मांग था तो रियल में कोई भी टीचर हो जो आपका हित चाहते हैं, आपका बेहतरी चाहते हैं, वो आपके साथ आएंगे ही आएंगे। करते सारे छात्र ही हैं, गाइड करना टीचर सब दिन का टीचर का काम रहा है और वही काम शायद हम भी किए हैं। तो लेकिन एस्टेट हो गया अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि रियल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया और बहुत स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी बनी, खास करके वैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी एस्टेट पास थे पहले से, उनको थोड़ा सा लग रहा था इस मामले में। लेकिन उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि कहीं अगर उसके जगह इन छात्रों की जगह आप भी रहते तो आपको भी ये बातें फील होती कि इन छात्रों का वाजिब मांग था। इसलिए इसको अन्यथा ना लें, पॉजिटिव पढ़ाई करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। टीआरई 4 में एक सीट कैसे सुनिश्चित हो पाएगा आपको उसके लिए चिंता करनी चाहिए और लगातार तैयारी करनी चाहिए। अब बात वर्तमान में अभी एस्टेट का जो सीन चल रहा है उस पर हम लोग करने वाले हैं। आप देखेंगे कि इसमें भारी उतार चढ़ाव इस बार के एस्टेट में रहा, शुरू से ही उतार चढ़ाव रहा, आंदोलन से लेकर के एग्जाम तक की बात अगर की जाए। लेकिन एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा उतार चढ़ाव हो गया, क्योंकि बात अगर हम करें एस्टेट पेपर 1 की तो पहले तो तमाम एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका रिस्पॉन्स की आने के बाद जिनको लगता है कि हमारा ठीक ठाक मार्क्स आया है, उनको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद कि अब आप पूरी तरीके से टीआरई 4 में लग जाएं, ज़्यादा आप चिंता ना करें। लेकिन जो बाउंड्री लाइन पर हैं, जिनका मार्क्स कम आ रहा है, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन गलतियां हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो उस गलतियों को चिन्हित करके कैसे हम आपत्ति व्यक्त करें कि हमारा कम से कम उतना मार्क्स आ जाए और मेन रूप से हम जो दायरा तय किया गया है कि इतने मार्क्स से अगर आपका ऊपर रहता है तो आप क्वालिफाई समझे जाएंगे कैटेगरी बाय कैटेगरी, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। आप देखें कि अगर हम बात करें स्टेट पेपर 1 का तो लगभग ठीक ठाक रहा, क्योंकि कोई भी छात्र तैयारी करते हैं तो मुख्य रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही तैयारी करते हैं और इस बार भी छात्र किए होंगे। तो पेपर 1 में जैसा PYQ लेवल था आपका वैसा ही प्रश्न पत्र पूछा गया लगभग सब्जेक्ट में, इसलिए PYQ के बच्चे जो पेपर 1 के बच्चे हैं वो बड़े कंफर्ट फील कर रहे हैं और मैक्सिमम संख्या में छात्र क्वालिफाई भी करेंगे, पास भी करेंगे। अब बातें आती है पेपर 2 पर, स्टेट पेपर 2 पर। यहाँ चिंता का विषय रहा, शुरू में 1 दिन 2 दिन जो एग्जाम हुआ, जैसा कि आप भी लगातार बोलते आ रहे हैं कि कंप्यूटर तक ठीक ठाक रहा, बहुत ज़्यादा छात्र परेशान ना हुए। लेकिन इसके तुरंत बाद जब बारी आई आपका केमिस्ट्री से स्टार्ट हुआ, कॉमर्स से स्टार्ट हुआ, उर्दू से स्टार्ट हुआ, फिजिक्स को भी आप ले सकते हैं, साइकोलॉजी को, सोशियोलॉजी को, अन्य सब्जेक्ट को भी अचानक क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया और PYQ के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सीधे उससे आधे के रूप में आप समझ में आएगी कि लेवल इससे आधा रहा था उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट आपको दुगुना लेवल कर दिया गया क्वेश्चन का, तो परेशान होना लाजमी है। सर वो ऐसा बहुत सारा देखा गया सर। 2 तरह के अभ्यर्थी आंसर की आने के बाद अभ्यर्थियों में 2 तरह का चिंता है। एक तो उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिनको जो भी कैटेगरी में वो है,
2-3 नंबर एक का कम है, 1-2-3 नंबर ज्यादा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 2-3 नंबर कम वाले क्या करें, 2-3 नंबर जिनको ज्यादा है वो उनका ये चिंता है कि नॉर्मलाइजेशन में कहीं मेरा 2-3 नंबर कम ना जाए, और जिनका कम नंबर है वो खोज रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं कि कौन ऐसा बीएससीबी का आंसर गलत मिल जाए कि हम आपत्ति दर्ज करें। तो कम नंबर वाले पर आगे बात करते हैं, तो उनके लिए तो बेहतर यही है कि आप अपना प्रश्न पत्र में जितना लगे कि आपको आंसर गलत है तो उस आंसर पे। बिल्कुल। अब यहाँ 2-3 बातें आती है, समझनी होगी। जैसे नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात तो यह है। तो आप देखे होंगे कि नोटिफिकेशन में इंगित कर दिया गया था कि अगर एक से अधिक सिटिंग में या एक से अधिक डेट में एग्जाम होता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन ही उचित माध्यम होगा बराबर करने का। तो नॉर्मलाइजेशन यहां पर होना ही होना है। लेकिन जहां सिंगल सिटिंग की बातें की जाए वहां नॉर्मलाइजेशन की संभावना नहीं है, नॉर्मलाइजेशन वहां नहीं होगा। एक से अधिक सिटिंग वाले का ही नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन का ये नियम भी है कि अगर क्वेश्चन का लेवल आपका ज्यादा रहा है तो वहां फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। मार्क्स आपका कम क्वेश्चन बनाने पर भी ज्यादा आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल डाउन रहा है तो वैसी परिस्थिति में या तो इक्वल रह जाएगा या मार्क्स आपका घट जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा, आपका नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर कर दिया गया है कि अगर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आपका मार्क्स घट भी सकता है, ऐसा आपका दिया हुआ है। तो बहुत सारे हमने वीडियो पहले भी बनाया था, पहले भी आपने हाँ, कि स्टेट एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कि इस मामले में आप अलर्ट रहेंगे। ये नहीं कि आप 150 में 150 मार्क्स 150 में 150 आप मार दिए तुक्का या जैसे भी हो। आपको थोड़ा सा नाप तोल करके मारना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए। जहां सिंगल सिटिंग है 150 में 150 बनाए कोई बात नहीं। अब इस पर हम आते हैं कि जो बात आपने बोला कि 2-3 नंबर कम या ज्यादा। देखिए 2-3 नंबर अगर कम भी है ना, अगर क्वेश्चन आपका टफ पूछा है तो वहां भी आपका संभावना बनेगा कि आपका मार्क्स टफ होने के वजह से बढ़ सकता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जिस हिसाब से इस बार क्वेश्चन पूछा गया, हमारा अपना अनुमान है कि 4 से 6 नंबर तक आपका बढ़ोतरी हो सकता है। और अगर आप बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं 1, 2, 3 मार्क्स उसके कारण आपका नीचे भी जा सकता है। इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि जो बाउंड्री लाइन पर के ज्यादा या कम वाले छात्र हैं, अगर आपके प्रश्न पत्र में गलत आंसर दिया हुआ है तो 110% उस पर आपत्ति व्यक्त कीजिए। और आपत्ति व्यक्त करने में भी 2-3 बातें हैं जी सर। एक बात है, स्टूडेंट को लगता है कि अगर हम आपत्ति व्यक्त नहीं करते हैं, दूसरा कोई व्यक्त कर ही देगा, तीसरा कोई ऑब्जेक्शन कर ही देगा तो हमारा तो काम ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। नियम है ऐसा। लेकिन मेरा मानना है कि आप हर स्टूडेंट अलग अलग ऑब्जेक्शन करें, आप उस पर मत जाएं, क्योंकि ये लिखित नियम नहीं है। कहीं पर भी नोटिफिकेशन में ये लिख आपका नहीं दिया है ऐसा हम करेंगे ही, बाध्य ही होंगे। इसलिए करके प्रत्येक स्टूडेंट अलग अलग ऑब्जेक्शन करें वहां पर। दूसरा, इसमें एक बात और आता है कि आप जो प्रूफ देते हैं, तो अब आयोग का कहना है कि या बोर्ड का कि आप प्रूफ जब भी दें ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए। लेकिन हर क्वेश्चन का आपका एनसीईआरटी में और टेक्स्ट बुक में मिल ही जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर पहले तो ढूंढने का प्रयास कीजिए, ऑथेंटिक बुक से हो जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप हैंड रिटन भी अगर स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से बनाकर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट वहां बैठा होता है, तो वो आपके दिए हुए एक्सप्लेनेशन पर जरूर गौर करेगी। अगर सही होगा तो उस पर विचार सहानुभूति पूर्वक करने का प्रयास करेगी। इसलिए छोड़ना नहीं है, हर परिस्थिति में ऑब्जेक्शन करना ही करना है। आप बात समझिए कि अगर जो क्वेश्चन आपको गलत लगे तो आप ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए। एक ही जितने भी छात्र हैं सब ऑब्जेक्शन कीजिए, 50 रुपया। सर फिजिक्स में बहुत ज्यादा गलती है, तो फिजिक्स का जहां तक सवाल है, हम अभी भी बता रहे थे ऑब्जेक्शन होता है 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन पे, ना कि 40 क्वेश्चन गलत है पता चलेगा कि 2000 रुपया हमको ऑब्जेक्शन करने में ही लग रहा है। आज 11 बजे से हम वीडियो भी बनाए थे, लगभग 200-300 छात्र फिजिक्स वाले पहुंचे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और पिछली बार भी 10, 15, 20 क्वेश्चन करके कई सारे सब्जेक्ट में गलत हुआ था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के एक्सपर्ट के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में वो सहानुभूति पूर्वक एक्सेप्ट किए थे इस बात को और सुधार करके फिर से आंसर की जारी किए थे। इसलिए फिजिक्स वाले मामले में हमको पूरा भरोसा है आज शाम तक रिवाइज आंसर की जारी कर दिया जाएगा। इसलिए फिजिक्स वाले बच्चों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक चिंता जरूर करें जब तक ऑब्जेक्शन आ नहीं जाता है। अगर आज शाम तक
आ गया, उनके द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया सुधार करके, तो ठीक है, नहीं तो कल आपत्ति व्यक्त करने के बारे में आप जरूर विचार करेंगे। तो सर बात यही है कि देखिए फिजिक्स वाले का आंसर की छोड़ करके बाकी जितने भी पेपर 1 और पेपर 2 जितने में भी 2-3 नंबर किन्हीं का कम या किन्हीं का ज्यादा आ रहा है, हर एक शिफ्ट में सर 4 या 5 गलती है। हर एक, अगर जब क्वेश्चन को 100 या 150 नंबर का क्वेश्चन को देखिएगा, हर एक शिफ्ट में 5, 6, 7, 8 गलती मिल जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका कम नंबर या ज्यादा नंबर आ रहा है, जरूर एक काम करेंगे, ऑब्जेक्शन आपत्ति जरूर दर्ज करिएगा और आपको फायदा ही होगा। सर पेपर 1 का बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पेपर 1 में पासिंग परसेंट कितना हो सकता है और पेपर 2 में पासिंग परसेंट हालांकि वैरी करेगा, लेकिन पेपर 1 में कितना उम्मीद? पासिंग परसेंट तो पहले से ही आपका तय किया हुआ है कि यूआर कैटेगरी के पासिंग परसेंट मतलब कितना स्टूडेंट, कितना परसेंट स्टूडेंट अच्छा। तो हमको लगता है कि जैसा पिछले बार भी आप देखे होंगे, उसके पिछले बार 89.89% लगभग 90% छात्र पास किए थे। तो इस बार क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं कहा जा सकता है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बहुत सब्जेक्ट में रहा पेपर 1 में, पेपर 1 में बहुत आसान नहीं था, इसलिए लगता है कि 10-5% प्रभावित होगा और हमको लगता है कि अप्रोक्स 75 से 80% छात्र पेपर 1 में पास करेंगे। लेकिन पेपर 2 की जो स्थिति है, हमको लगता है कि सर एक बात बता कि पेपर 2 में कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन एक एवरेज था, तो उसमें सभी सब्जेक्ट का एक जैसा नहीं आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन अगर एवरेज आप निकालिएगा तो हमको लगता है कि आधे पे आकर टिक जाएगा, 50% से ज्यादा नहीं, 50% के अप्रोक्स। लेकिन हम एक बात कह देना चाहते हैं तमाम पास करने वाले छात्रों को कि जिस हिसाब से आपका पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया, अब ये आपको एक संकेत दे रहा है कि TRE 4 में भी हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान ना रहे। इस पर तमाम छात्रों को चिंता करनी चाहिए। उस हिसाब से आप NCERT बेस्ड पढ़ाई करें, उस हिसाब से आप टेक्स्ट बुक का सहारा लें, उस हिसाब से डेप्थ में कैसे सब्जेक्ट का स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी से आपके पास 3-4-5 महीने का समय होगा। लगातार आप प्रैक्टिस करें, लगातार बेस को अच्छा बना करके चलें, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार के एस्टेट के छात्र को ऐड कर दीजिएगा और पहले वाले जो एस्टेट पास छात्र हैं जो TRE 1, 2, 3 का भी एग्जाम दिए हैं, तो कंपटीशन लेवल आपका बहुत बढ़ने वाला है और इस बार के एस्टेट के छात्रों को के लिए चुनौती और संघर्षपूर्ण होगी। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बहुत लोगों का जैसे हम तो 12-13 हजार लोग से कनेक्ट हैं, बहुत लोगों का कॉल है भैया TRE 4 आएगा या नहीं। हम लाखों बार बताते हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। जी हाँ, शिक्षा मंत्री जी भी रिपीट किए हैं, इसलिए अपने उनको किए हुए वादे पूरी तरीके से याद हैं। 1,90,000 वैकेंसी शिक्षा विभाग में खाली है, टीचिंग, नॉन टीचिंग, लाइब्रेरियन वगैरह सब मिला करके। तो अब कितनी वैकेंसी देगी ये तो समय आने पे आपको पता चलेगा। 50,000 से 70,000 के बीच में वैकेंसी हम लोग अनुमानित मान रहे हैं, ज़्यादा दे दे तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से 50,000 से कम वैकेंसी नहीं होगी। और नोटिफिकेशन कब तक? नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है, जनवरी से पहले हमको नहीं लगता है, क्योंकि अभी 7 जिले से ही इसका डिटेल आया है, बाकी जिले अभी भी बचे हुए हैं। तो जनवरी लास्ट तक मान सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन दे दे, तो हम समझेंगे कि नोटिफिकेशन समय पे आ गया। और जब नोटिफिकेशन आपका आएगा तो उसके 3-4 महीने के बाद मिनिमम आपका एग्जाम संभावित होगा। आप अंदाजा लगा लीजिए सारा कुछ। जी सर। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से अंतिम बार सभी स्टेट के अभ्यर्थियों से सभी स्टेट अभ्यर्थियों की तरफ से नवीन सर को धन्यवाद बोलेंगे। बहुत बहुत आभार और ऋणी हम स्टेट अभ्यर्थी रहेंगे, क्योंकि बिना नवीन सर के सपोर्ट के, हालांकि आप लोगों ने देखा कितना उतार चढ़ाव, कितनी तरह की चीजें हुई इस 1 साल के दरमियान में। ऐसा क्या नहीं विपत्ति आई, कभी लगा स्टेट होगा, कभी लगा स्टेट नहीं होगा, लेकिन संघर्ष में हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। और नवीन सर का हम लोग दिल से बहुत आभार व्यक्त करेंगे, दिल से बहुत ऋणी है, क्योंकि शायद अगर जो ये ना होते तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेट आने का संभावना बहुत ही कम था। नहीं, आपका ये भी चीज देखना होगा कि स्टेट वाले छात्र इनका भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं है कि एक इतिहास ही ये लोग बनाए कि 1900 समथिंग पिटिशनर बनना, 1900 समथिंग कोर्ट में पिटिशनर बनना अपने आप में इतिहास है। इतिहास हाई कोर्ट के दरमियान। और जब ये बात पता चला, और वहाँ सर जब हम लोग गए थे मुख्य सचिव के पास मिलने, तो उन्होंने बोला कि कहाँ है कोर्ट का लेटर, तो हम लोगों ने दिखाया, तो वो आश्वासन वहीं से ही मिल गया था कि
इस पॉजिटिव न्यूज तो आएगा। हालांकि बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, आपको भी बहुत लोग कमेंट में कमेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात थी सर, अगर हम ईमानदारी पूर्वक समझ रहे हैं कि हमने सही किया है, कितना भी सर 5 लाख स्टूडेंट का बात था। ये 5 लाख स्टूडेंट को आप ऐसे ही साइड कर रहे थे और फिर वही वाला परिस्थिति लाने का प्रयास कर रहे थे कि 30 और 32 नंबर पर सिलेक्शन लेकर चले जाएं। और इसके लिए जब कोई शिक्षक आवाज उठाते हैं तो आप उन शिक्षक का अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, तो ठीक है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हालांकि नवीन सर ने ऐसा शुरुआत में ही बोले कि नवीन सर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम स्टेट का सपोर्ट करेंगे, टीआरई का हर एक मुद्दे पर सपोर्ट किए। जब इनको डोमिसाइल मुद्दे पर जब बात चली तो नवीन सर 3-4 दिन जा करके गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए। तो हालांकि कई एक मुद्दे पर समर्थन मिला छात्रों का, लेकिन कोई मुद्दा हाईलाइट ज़्यादा हुआ उस पर सरकार बातें मान गई, कोई किसी मुद्दा पर सरकार बातें नहीं मानी। तो ठीक है, लास्ट में अंततः इतना ही कहूँगा कि हम सभी स्टेट अभ्यर्थी नवीन सर का बहुत दिल से आभार और शुक्रगुजार कहेंगे, क्योंकि शायद मैं फिर से लास्ट में वही बात बोल रहा हूँ कि अगर शायद नवीन सर ना होते, अगर नवीन सर का समर्थन और सपोर्ट ना मिला होता तो स्टेट मुश्किल लग रहा था स्टेट होना, क्योंकि बिहार के इतिहास में पहला बार हुआ है एक शिक्षक बहाली से पहले 2 पात्रता परीक्षा का आयोजन आज तक बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है। और ये पहला बहाली हो रही है टीआरई 4, उसके पहले 2 पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया और कंप्लीट करना के बाद ही टीआरई 4 का आयोजन किया गया। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।